हेलो दोस्तों, आज हम लोग बजट की बात करते हैं। कल निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, ठीक है ना, 26-27 के लिए। आज उसके बाद में डिस्कस करते हैं, हर सेक्टर को कवर करेंगे, ठीक है ना। स्टार्टिंग करते हैं इनकम टैक्स स्लैब में क्या क्या चेंजेस हुआ है वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 25-26 में जो हमारा इनकम टैक्स स्लैब था सब वही है, कोई चेंजेस वगैरह नहीं हुआ है। दैट मीन्स आपका 0 से 4 लाख रुपये तक अगर आप इनकम होती है तो कोई टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से 1 रुपया से 4 लाख 1 रुपया से अगर 8 लाख होती है तो 5% टैक्स देना है। 8 लाख 1 रुपया से 12 लाख होता है तो आपको 10% टैक्स देना है। 12 लाख 1 से 16 लाख होता है तो 15% देना है। और 16 लाख 1 से 20 लाख तक होता है तो 20% देना है, ठीक है। और 20 लाख 1 से अगर 24 लाख होता है तो आपको 25% टैक्स देना है। और अबव 24 लाख तो 30% टैक्स देना है। इस हिसाब से देखा जाए तो 12 लाख तक 60,000 तक के आसपास टैक्स होता है। और सेक्शन 87A में एग्जम्पशन है, ठीक है ना, 60,000 तो 12 लाख तक आपके कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो 25-26 में जो था 24-25 में 25-26 में वही ये आपका न्यू टैक्स रिजीम है, दैट मीन सेक्शन 115BAC। ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो सेम वैसा ही है, अप टू 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, ठीक है ना। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है। और 5 लाख से 10 लाख तक है आपका 20%। और अबव 10 लाख 30% है, ठीक है ना। तो ये वही है। अब आते हैं इसमें क्या चेंज हुआ है। इसमें अपने चेंज का रिटर्न फाइलिंग में, जो रिटर्न फाइलिंग ITR फाइलिंग होती है, ठीक है, ऑडिट की जो 31 दिसंबर होती है उसको बढ़ा दिया गया, 31 मार्च तक कर दिया गया। और इंडिविजुअल जो ITR फाइल करते हैं जुलाई तक, उसको फिर अगस्त तक उसे कर दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं और क्या चेंज किया, और TCS में चेंज करा है। जो टैक्स कलेक्टेड ऑन सोर्स जो TCS होता है, वो TCS आपका लिक्विड में पहले 1% था, अभी इसको क्या कर दिया, उसको 2% कर दिया है। फिर उसके बाद आते हैं जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो लगता है ट्रेडिंग में ऑप्शन में, उसको बढ़ा दिया गया। दैट मीन्स फ्यूचर ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन 0.2% था, उसे बढ़ाकर 0.5% कर दिया है। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को बढ़ाकर 0.15% कर दिया है, ठीक है। इसके साथ साथ फॉरेन ट्रैवल अगर आप करते हैं तो इसको टैक्स को घटा दिया है, 2% के आसपास टैक्स को कर दिया है। दैट मीन्स अगर फॉरेन ट्रैवल टूल पैकेज अगर लेते हैं 10 लाख से ऊपर 5% है और 10 लाख से ऊपर 20% था, जो अभी हटा के ओवरऑल 2% कर दिया है, ठीक है ना। इसके साथ साथ क्या किया, एयरक्राफ्ट की जो मेंटेनेंस है उसको चीफ कर दिया गया, सस्ता कर दिया गया। फॉरेन गुड्स वो चीफ हो जाएंगे, ठीक है ना, सस्ते हो जाएंगे। और पर्सनल यूज़ और प्रोडक्ट को जो हम यूज़ करते हैं वो 20% से डायरेक्ट टैक्स हो गया 10%, ठीक है ना। उसके बाद फिर आते हैं जो कैंसर से रिलेटेड मेडिसिन होती है, ठीक है, जो 17 लाइफ सेविंग जो ड्रग्स होती हैं उस पर कस्टम ड्यूटी ज़ीरो कर दिया गया। और जो शेयर साफ रियल जो बीमारी होती है मेडिकल, उसे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उस पर पूरा कस्टम ड्यूटी फ्री है, ठीक है ना। अब आते हैं फिर टूरिज्म पे। तो 20 टूरिज्म प्लेस ऐसे हैं जहाँ पे अपॉइंट करे जाएंगे 10,000 गार्ड, ठीक है, गाइड करे जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ सेक्शन 194 LBA जो LRC स्कीम है, आप फॉरेन में रेमिटेंस करते हैं एजुकेशन के लिए, अगर 10 लाख से ऊपर, या हेल्थ के लिए आप 10 लाख से ऊपर करते हैं तो वो 5% TCS लगता था, अब वो 2% लगेगा, ठीक है। इसके साथ बात करें आप ग्रीन एनर्जी में, तो ग्रीन एनर्जी में जो बैटरी बनाने में जो मशीनें लगती हैं उस पर अब उस मशीनों पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो पूरी ड्यूटी फ्री हो जाएंगी, ठीक है। इसके साथ सरकार ने और क्या किया, जो लिथियम की जो बैटरी है उसको बनाने के लिए जो मशीन थी उस पर भी छूट ला दी है, ठीक है। अब बैटरी पे जो एनर्जी स्टोरेज के लिए जो यूज़ होने वाले सामान है उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है। इसके साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी सस्ते हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में क्या कराया गया, बड़ी सफलता हुई है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का बजट को बढ़ा दिया गया। अब ये बजट 40,000 करोड़ के आसपास कर दिया है, ठीक है। इसके साथ साथ जो खनिज थे, जो रेयर अर्थ मिनरल थे, उसके लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा, ठीक है। ये भारत के कौन से स्टेट हैं जिसमें रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा, आपके केरला है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल मिलते हैं, ठीक है। इसके लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश को भी लिया गया है, ठीक है, जिससे जो रेयर अर्थ मिनरल वाले राज्य को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। और रेयर अर्थ मिनरल के यूज़ से इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जो मोटर बनाने में उसको यूज़ करा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए। अब आते हैं इसके बाद रेलवे बजट। रेलवे बजट में इसके साथ साथ क्या करा गया, रेलवे बजट भी साथ ही पेश करा गया, ठीक है। तो रेलवे बजट का इस बार हमारा बात करें तो 2.78 लाख करोड़ का रेलवे बजट है, ठीक है ना। इसमें 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ठीक है ना, वो ग्रोथ कनेक्शन की बात करी गई है, जो आपका 6 स्टेट से जुड़ेंगे, जैसे मुंबई टू पुणे, ठीक है, पुणे तो हैदराबाद, हैदराबाद टू बैंगलोर, चेन्नई टू बैंगलोर, दिल्ली टू वाराणसी, एंड वाराणसी टू आपका सिलीगुड़ी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया रेल बजट। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो फिर इसके बाद फिर डिफेंस सेक्टर में क्या करा गया, डिफेंस सेक्टर का बजट बढ़ा दिया गया, ठीक है। डिफेंस सेक्टर 15% से बढ़ाकर सीधा उसका आधुनिकीकरण कर सीधा 22%
खर्च ज़्यादा कर पाएंगे, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले से ही बजट में जो सीतारमण ने क्या किया, जियो पॉलिटिक्स चुनौतियों की एक इसके क्या हुआ, बजट को बढ़ा दिया और ये बजट कितना हो गया 6.8 लाख करोड़ से बढ़कर 7.8 लाख करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। अगर देखा जाए तो बजट प्लान में कमाई अगर हम देखते हैं तो लगभग 36.5% के आसपास होता है और खर्च करते हैं 53.11%। दैट मीन्स हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो हमें उधार लेना पड़ता है। हमें कितना उधार लेना पड़ता है, बोरोइंग करते हैं लगभग हम 11.7%। इससे हम ऐसे समझते हैं कि अगर हमारा 136 रुपये कमाई हो रही है, ठीक है ना, लेकिन हम खर्च कर रहे हैं 53.11 पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें बाकी पैसा उधार लेना पड़ेगा, कितना 11.7% के आसपास उधार लेना पड़ता है। अब बात करते हैं हम फिजिकल डिफिसिट की, ठीक है ना, तो इसमें लास्ट ईयर के हिसाब से कम घाटा हुआ है, ठीक है ना। अगर हम लास्ट 3 साल की बात करें तो 24-25 में ये था 4.8%, 25-26 में ये अनुमान हो गया 4.4%, ठीक है, और 26-27 में इसको 4.3% करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। इसके साथ सरकार के कमाई में भी हिस्सेदारी का हिसाब रखा जाएगा। अगर हम बात करें सरकार की खर्च उसको घटाने का लक्ष्य रखा गया है। 25-26 में आपका 56.1% था, वो 26-27 में अब कितना हो जाएगा 55.61% हो जाएगा और लगभग ये 25 से 2030 तक इसे लक्ष्य 50% कर देना है हमें, ठीक है ना, खर्चों का। इसके साथ साथ अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपेंडिचर की, ठीक है ना। ये 26-27 में अगर देखा जाए तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा 53,47,315 करोड़ के आसपास, ठीक है, लाख करोड़ आपका क्या है बजट एस्टिमेट करा गया है, ठीक है ना। जिसमें सबसे ज़्यादा अगर हम खर्च करते हैं तो इंटरेस्ट देने में करते हैं, हम जो इंटरेस्ट लेते हैं इनकम फ्रॉम बोरोइंग, ठीक है ना, तो उसके लिए हम जो लोन लेते हैं उसके लिए मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, लगभग 1,14,40,372 के आसपास ये करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट का केस में 59,852 खर्च करना पड़ता है, ठीक है ना। डिफेंस का केस में 4,94,585 इतना हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्च करना पड़ता है। तो टोटल अगर देखा जाए तो हमारा जो खर्च होता है, एक रेवेन्यू की बात करें और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें क्या होता है कि जो खर्चे बार बार हो रहे हैं तो उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है ना। जैसे पेंशन को पेमेंट देना, सैलरी देना, ठीक है ना, और सब जितने भी सारे जो रेगुलर एक्सपेंडिचर के होते हैं वो रेवेन्यू। और कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट मीन्स जो एक बार ही होते हैं, जैसे कोल आवंटन कर देना, प्राइवेट कंपनी को दे देना कोल आवंटन करने के लिए, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए। अगर इसकी बात करें तो हमारा एक लक्ष्य था कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में क्या चेंज हुआ है। अगर 25-26 की बात करें तो 33,42,323 करोड़ के आसपास था और 26-27 में इसका एस्टिमेट रेवेन्यू का रखा गया 35,33,150 करोड़, ठीक है ना। अगर यही कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 25-26 में 40,44,255 करोड़ था, 26-27 में इसे रखा गया है कितना 41,25,494 करोड़। ये हमारा रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का ये हमारा बजट है, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारा जो फिजिकल कंसोलिडेशन एंड बजट एस्टिमेट है, जो डेब्ट टू क्रेडिट अगर जीडीपी रेशियो की बात करें तो 55.6% जीडीपी था, ठीक है ना। इसको कॉम्पेयर कितना कर दिया गया 25-26 में, लास्ट ईयर कितना था 56.1%, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा हमारा जो खर्चा होता है। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे देश है उसमें जो रेवेन्यू ठीक है कितना आता है और कितना हम लोग खर्च करते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो हमारा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है, हमें उधार लेना पड़ता है, ठीक है ना। लगभग 24% के आसपास अगर हम 100 रुपये हमारी देश की कमाई है तो 24% हमें क्या करना है बोरोइंग करना पड़ता है, अदर लाइबिलिटीज हमें बोरो करना पड़ता है 24%, ठीक है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कमाई होती है वो इनकम टैक्स से होती है, लगभग 21% 21% के आसपास हमारा इनकम टैक्स से कमाई होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स से भी लगभग हमें 18% के आसपास इनकम होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जीएसटी एंड एक्साइज, उसके बाद जीएसटी का नाम आता है तो जीएसटी में हमें 15% के आसपास कमाई होती है। और उसके बाद एक्साइज ड्यूटी, ठीक है ना, जो एक्साइज ड्यूटी होती है यूनियन की, ठीक है ना, जितना यूटी है उसकी यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी है उसमें लगभग 6% के आसपास हमारा कमाई होती है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कस्टम ड्यूटी 4% और नेम दैट कैपिटल रिसिप्ट जो होती है 2%। ओवरऑल देखा जाए तो हमारा सबसे ज़्यादा जो इनकम होता है वो इनकम फ्रॉम बोरोइंग होता है, हमें उधार लेना पड़ता है लायबिलिटी, ठीक है ना। इसका मैंने पहले इंटरेस्ट बता दिया कितना हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इनकम फ्रॉम बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी में हमें 24%, ठीक है, हमारी इनकम होती है उससे, ठीक है ना, उधार लेना पड़ता है तो वहाँ से इनकम हो जाती है हमें, ठीक है ना। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स से कितना 18%, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा बोरोइंग के बाद हमें सबसे कितना इनकम टैक्स से 21% की इनकम होती है, फिर कॉर्पोरेट टैक्स से 18% की हो जाती है। जीएसटी से बात करें तो हमें लगभग 15% की इनकम होती है,
ठीक है ना। और यूनियन एक्साइज से हमें 6% के आसपास होती है और कस्टम ड्यूटी से 4% की होती है। और नॉन डेथ कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो 2% की होती है। तो ये तो हो गया हमारा जो पैसा हमें मिला, ठीक है ना। अब बात करते हैं हमें पैसा कहाँ खर्च करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा खर्च करना पड़ता है हमें स्टेट का जो शेयर है, क्योंकि स्टेट से भी हम जीएसटी कलेक्शन करते हैं तो स्टेट को देना पड़ता है। सारे स्टेट्स को हमने स्टेट से टैक्स 22% के आसपास हमें देना पड़ता है। उसके बाद फिर इंटरेस्ट, हमने जो भारी जो लोन लेते हैं बोरोइंग फ्रॉम, वो 24% लेते हैं, तो हमें इस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो इसका इंटरेस्ट में हमें लगभग 20% के आसपास इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है सेंट्रल सेक्टर की कुछ स्कीम होती है, तो उस स्कीम में भी हमें लगभग 17% के आसपास खर्च करना पड़ता है। उसके बाद है डिफेंस का बजट हमारा 11% के आसपास होता है। फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड कुछ स्कीम्स होते हैं, उसमें 8% हमें देना पड़ता है। फिर फाइनेंस कमीशन जो होती है, ठीक है, अदर ट्रांसमिशन, तो उसमें ट्रांसफर भी हम 7% देते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी दूसरे एक्सपेंडिचर्स में खर्च करना, इसमें 7% होता है। उसके बाद सरकार कुछ सब्सिडी देती है, ठीक है, उस सब्सिडी में भी 6% का हमें खर्च करना पड़ता है। और इसके साथ साथ फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पेंशन स्कीम है, इस पेंशन स्कीम में भी 2% के आसपास देना पड़ता है। धन्यवाद।